जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में फिर से खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने पहला हिस्सा C5 का मुकम्मल किया था और आज हमारा काम है मुख्तलिफ किस्म की एंथैल्पीज और साथ साथ लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन और हेस लॉ की इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद बॉर्न हार्बर साइकिल, इन्हें हमने देखना है। तो सबसे पहले हम बात जहां से शुरू कर रहे हैं वो बात है कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई आज के हमारे क्या क्या हैं। हम याद रख लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो हमें ये बता रहा है कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। याद रहे कि ये जो Q प्लस W है यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अलावा और कोई चीज यहां पर नहीं है, यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस ही है। अलबत्ता इसके दो केसेस बन सकते हैं। अगर वर्क बाय दी सिस्टम होगा तो फिर ये बन जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। लेकिन अगर वर्क ऑन दी सिस्टम होगा तो ये बन जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अलबत्ता ओरिजिनल फार्मूला जो है वो Q प्लस W ही है। यहाँ पर डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q हीट है और W वर्क है डन ऑन दी सिस्टम या बाय दी सिस्टम। और हम जानते हैं कि अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व कर लें और डेल्टा E इज इक्वल टू QV बन जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत ही अहम फार्मूला है। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद हो आपको कि मैंने स्टार्ट में जब पहला लेक्चर दिया तो मैंने बताया था कि अगर कंटेनर ओपन होगा तो एंथैल्पी नापी जाएगी, कंटेनर क्लोज होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी नापी जाएगी। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। एक और फार्मूला भी देख लें, वो फार्मूला है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। सही जनाब, प्लस V डेल्टा P ऐसे है। इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता लगता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ना जी डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होते हैं। एक और फार्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। अब ये कैसे आ गया भाई? PV इज इक्वल टू nRT होता है, उससे ये फार्मूला आया है। अब ये हो गया फॉर गैसेस। अच्छा, अब गैसेस के लिए आगे तीन हालात बन सकते हैं। ये कौन कौन से हालात हैं? पहला, डेल्टा N इज इक्वल टू 0, तो फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा। यानी कि ऐसे गैस फेज रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं उनके लिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बराबर होती है। लेकिन डेल्टा N इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए तो डेल्टा H ज्यादा हो जाता है, और अगर डेल्टा N नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से छोटी हो जाएगी। और वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा N की वैल्यू यहाँ लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स की, R और T से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। आप एग्जांपल के तौर पर वाटर का एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ये एंथैल्पी, ये जो फार्मूला है ना, ये वाला टॉपिक एंथैल्पी का, पेज 200 है शायद, तो 201 पर ये एक एग्जांपल लिखी हुई है वाटर की एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन की। आप उस एग्जांपल्स को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू वाटर के लिए अलग अलग आ रही हैं। और वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि डेल्टा nRT वहां पर पुट किया हुआ है। तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है वो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्लियर हो गई जी बात।
ये भी फार्मूला हमारे काम आएगा। एक और फार्मूला ये मैंने पहले भी लिखवाया था, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी कहते किसे हैं? हीट कंटेंट को कहते हैं, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट कंटेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं एंथैल्पीज हैं कौन कौन सी टाइप की। एंथैल्पी हो सकती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में समझने से पहले मैं एक अहम आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर आप देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, सही जनाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। इसके अलावा आप देखें कि एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं STP, और ये आमतौर पर गैस लॉज या मोलर वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जी, वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो एंथैल्पी की कैलकुलेशन है या फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन है, उसमें ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि नीचे वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। तो ये दोनों आपको माइंड में होनी चाहिए, आप कहीं इन्हें गलत ना कर दें। तो फिलहाल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ना, ये भी और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट किए जाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर। अच्छा जनाब, एक हो गई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है व्हेन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सही जनाब, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना रहे हों अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है ना, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। याद रहे कि एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापने के लिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इन स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट होने चाहिए। यानी कि अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड हालत में होना चाहिए, अगर कोई गैस है तो वो गैस की हालत में होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और मोल्स वो एज पर डेफिनेशन होने चाहिए। यानी कि अगर वो लिखा हुआ है कि 1 मोल प्रोडक्ट बने तो वहां पे 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा हो, अगर लिखा हुआ है कि 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करे तो 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा हो, अगर 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व लिखा हुआ है तो 1 मोल ही डिसॉल्व हो रहा हो, तो फिर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नापी जाएगी। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कई दफा एग्जामिनर ना 4 ऑप्शन बनाता है और उनमें ना थोड़े थोड़े फर्क, किसी में वो टेम्परेचर चेंज कर देता है, किसी में प्रेशर चेंज कर देता है, किसी में नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देता है, किसी के अंदर वो फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो वो कहता है कि बताएं इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन है। तो जिसमें ये सारी चीजें ओबे होंगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन होगी। अभी हम मिसाल भी देख लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं जनरली कुछ 5-6 तरह की एंथैल्पीज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, इन्हें जरा देख लें। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है जी? जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एज इंडिकेटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड हालात में डेफिनेशन के मुताबिक जितने मोल्स ने रिएक्ट करना है वो रिएक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगली डेफिनेशन जनाब, अगली डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नॉड का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन सारी फॉलो हो रही हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर रिएक्टेंट्स फॉर्म 1 मोल प्रोडक्ट। अब यहां पे शर्त क्या हो गई देखें जरा, यहां पे शर्त है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा।
सही है, बाय डेफिनेशन 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर 1 मोल प्रोडक्ट ही बनेगा तो फिर ये एंथैल्पी कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। आगे चलते हैं, एक और आ गई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है जब रिएक्टेंट से 1 मोल गैसियस एटम बने, सही जी, फ्रॉम एलिमेंट, बल्कि रिएक्टेंट नहीं, एलिमेंट से 1 मोल गैसियस एटम बन जाएं, और ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। इसके लिए मैं मिसाल कोट कर देता हूं, हाफ हाइड्रोजन से गैस की फॉर्म में अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है तो +218 किलो जाउल पर मोल, ये इसकी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज ही होगी, नए बॉन्ड तो बनने नहीं है, और बॉन्ड ब्रेकेज एंडोथर्मिक होती है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, इसके अलावा नहीं होती। आगे चल पड़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद अगली बात हमारी आ रही है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये होती है कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर फ्रॉम एसिड एंड बेस वाटर बना दें। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स है, -57.4 किलो जाउल पर मोल। लेकिन अगर एसिड वीक हुआ या बेस वीक हुआ, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, या फिर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है और वीक बेस है, तो इन सब हालात में वैल्यू जो है वो लेस देन -57.4 आ जाएगी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद आ रही है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन है तो जारी बात है कि एक्सोथर्मिक ही होगी हमेशा। इसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस प्लस एक्सेस ऑक्सीजन, और इसे आप जला देते हैं। अब यहाँ पे शर्त क्या है, जो शर्त है ना मैं उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कई दफा ताकि आपको याद रहे। शर्त है कि 1 मोल सब्सटेंस को बर्न किया जाना चाहिए। कार्बन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो -393.7 होती है। आगे चलते हैं जी, एक और आ गई एंथैल्पी। अब जो एंथैल्पी आ रही है उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में मिसाल दी जा रही है 1 मोल सॉल्यूट इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट जो है ना कई दफा वाटर भी हो सकता है। तो ये हो गया जनाब। इस तरीके से कुल मिलाकर जितनी भी एंथैल्पीज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब अगला स्टेप हमारा है कि हम इनके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल कर लें और फिर हम जाएंगे हेस लॉ की तरफ, फिर उससे न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा मुकम्मल होगा। फिलहाल आपके बोर्ड पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंट की हुई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आपने इन सब को ध्यान में रखना है। और अगला काम अब हमारा आ गया कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें, सारे फार्मूलाज लिखें, एक एक फार्मूला फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, आपने कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी। बेसिक चीज़ें हैं, पक्की पक्की काम की चीज़ें हैं, कहानी सुना नहीं रहे हम, घुमा रहे नहीं है बात को, सीधा सीधा जो है जैसा है कि बुनियाद पे आपको प्रेजेंट किया है। आपको इन्हीं में से सवाल आएंगे इंशाल्लाह, पास पेपर देख लें, इन्हीं में से सवाल आए हैं, आगे भी इसी में से सवाल आएंगे। तो अगर आप इसे मिस कर देंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी। चलें कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जी जनाब। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लिए। अब हमने पहला क्वेश्चन देखें।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं अब हमारे। पहला क्वेश्चन, द पंक्चर्स आर मोर कॉमन इन समर्स। जो टायर हैं उनका पंक्चर होने का जो रेट है वो समर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो कौन सा ये फार्मूला है यहाँ पर जो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा, अब समर्स के अंदर पंक्चर्स कॉमन है। पंक्चर्स में क्या होता है? पंक्चर्स में ये होता है कि जो टायर है उसके अंदर मौजूद गैस हीट अप हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका जो प्रेशर है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो बहुत बढ़ जाता है। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स तेजी से टकराते हैं दीवारों के साथ तो दे एक्सर्ट प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से वो जो टायर की ट्यूब है वो बर्स्ट कर जाती है। तो अब सवाल ये है कि कौन सी इक्वेशन इस बात को एक्सप्लेन कर सकती है। पहले तो हम ये फाइनल कर लें कि जो टायर होता है ना जी वो उसके अंदर कंटेनर क्लोज्ड है। अच्छा, अब कंटेनर क्लोज्ड है ना तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता क्योंकि एंथैल्पी जो है ना वो ओपन कंटेनर में नापी जाती है। अच्छा, आगे आ जाएं, बीटा ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। अब आगे चलते हैं, चार्ली और डेल्टा। बीटा क्यों, उसमें भी डेल्टा एच नाप रहा है वो। अब चार्ली और डेल्टा में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि भाई ये जो ऑप्शन है ना डेल्टा वाला, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंजेस द इंटरनल एनर्जी। अब हुआ क्या, कंटेनर क्लोज्ड है, समर के अंदर सड़क पर क्या है, हीट है, वो हीट जा रही है टायर में, टायर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी हीट आप दे रहे हैं वो डेल्टा ई को चेंज कर रही है, डेल्टा ई चेंज होता जा रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती जा रही है, दीवारों के साथ टकराना बढ़ता जा रहा है, दीवारों पर प्रेशर लगाना बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि दीवारें बर्स्ट कर जाएंगी और टायर पंक्चर हो जाएगा। सही है जनाब। तो QV कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट आप देते हैं ना वो वर्क डन तो कर नहीं रही होती, वो तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही होती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि टायर बस्ट हो जाता है। इसी तरीके से वो जो प्रेशर कुकर का फटने का अमल है ना वो भी इसी वजह से है। प्रेशर कुकर के अंदर अगर वो जो सीटी है जहां से वो दाल अगर वहां फंस जाती है तो फिर सिस्टम क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है तो जो भी हीट नीचे से आप दे रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही होती है, वर्क तो कर नहीं रही होती, सीटी को हिलाना वो भी तो वर्क ही था, तो वो वर्क माइनस हो गया, अब बढ़ रही है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो जिस तरह यहाँ पे टायर बस्ट हुआ है वहां पे वो जो पूरा प्रेशर कुकर है वो भी बर्स्ट कर जाता है। यही कुछ होता है बॉम्ब्स में। बॉम्ब्स के अंदर भी आप कन्फाइंड कर देते हैं, जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, अंदर आपने एक रिएक्शन करवाया, उससे हीट बन रही है, हीट कर तो कुछ भी नहीं रही, वर्क तो कर नहीं पा रही क्योंकि वो तो बंद है, तो जब वो इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो देयर विल बी एन एक्सप्लोजन। तो सही हो गई जी बात। आगे चल पड़ते हैं, अगला सवाल, 2H2 प्लस O2 मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फॉर दिस रिएक्शन बताएं डेल्टा एच और डेल्टा ई के दरमियान में क्या रिलेशन है। आप देख लें, मैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन कर दूं ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए। हम मानकर चल रहे हैं कि ये सब गैस की फॉर्म में, क्योंकि अगर इनमें से कोई लिक्विड हुआ या सॉलिड हुआ तो फिर तो डेल्टा एच और डेल्टा ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। अब हमने माना कि ये सब गैस हैं, जब सब गैस हैं तो मुझे याद आया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NRT, और अब मुझे देखना है नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं 2, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हैं 3, यानी कि डेल्टा N की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। और क्या कहा था मैंने कि अगर डेल्टा N नेगेटिव हुआ तो डेल्टा E डेल्टा H से बड़ा होगा। ये ऑप्शन नजर आ रहा है जी चार्ली में। आगे चल पड़ते हैं, फॉर ए रिएक्शन इन ओपन वेसल, मसला ये हल हो गया जी। ओपन वेसल, ओपन वेसल में क्या नापा जाता है, QP, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो भाई डेल्टा H नापना ओपन वेसल में रिलेटिवली आसान होता है। तो वो सवाल क्या था, विच इज सिंपलेस्ट टू मेजर, किसे नापना आसान है। हमने कहा जी डेल्टा H को ओपन कंटेनर में नापना आसान होता है। आसान सवाल हो गया जी। आगे चलते हैं, N2 गैस ऑक्सीजन गैस से मिलकर NO गैस बना रही है,
डेल्टा एच की वैल्यू है प्लस 180.5, डेल्टा ई बताएं। फिर से वही बात आ गई, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब सारी गैसें हैं तो फिर भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एन पर। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हैं, यानी कि डेल्टा एन 0 है। जब डेल्टा एन 0 हो तो डेल्टा एच और डेल्टा ई भी बराबर होते हैं। डेल्टा एच है प्लस 180.5, तो डेल्टा ई भी होगा प्लस 180.5। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ एक्सो एंड एंडोथर्मिक? कौन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अच्छा जनाब, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा माइनस में होती है, बल्कि कई दफा तो -57.4 होती है। कंबस्टन जलने का अमल हमेशा नेगेटिव होता है। एटोमाइजेशन हमेशा एटम बनते हैं, हमने कहा था हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज ही होगी, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने कहा था पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया अल्फा ऑप्शन। अगला सवाल जी, अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। NO की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या? 1 mole of product is formed from reactants under standard conditions। 1 mole प्रोडक्ट बनना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 1 mole प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ तो 2 बन रहे हैं, काट दें जी, काट दें। आगे चल पड़ते हैं। 1 mole प्रोडक्ट बनना चाहिए फ्रॉम रिएक्टेंट, और सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में होने चाहिए? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। N2 स्टैंडर्ड के हालात में गैस होती है ना, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है। तो यहां पर देखें NO लिक्विड दिखाया है, काट दें, तो ये सही लग रहा है। N2 गैस हाफ, O2 गैस हाफ मिलके NO गैस बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। आपने देखा कि हम पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, असल में 40 सेकंड का सवाल ना वो एलिमिनेशन मेथड के बगैर नहीं होता। एलिमिनेशन का मतलब कि जो कंसेप्ट आपका क्लियर है उस कंसेप्ट को जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीजें, जैसे कि मैंने कहा फॉर्मेशन में 1 मोल बनना चाहिए, यहाँ 2 थे मैंने काट दिया, मैंने देखा ही नहीं, मैंने टाइम बचा लिया अपना, नहीं तो मुझे ये भी पढ़ने पड़ते, तो 40 सेकंड में तो सवाल नहीं ना हल होगा फिर। तो इसलिए करना क्या है कि एलिमिनेशन लगाएं, फिर आपका कंसेप्ट जो है वो आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और आपका जवाब ठीक हो जाएगा, उम्मीद की जाती है। ये क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं ऑल इंपॉर्टेंट हेस्ला, और उसके साथ ही ये वाला हिस्सा मुकम्मल करेंगे जी जनाब। तो आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं हेस्ला की। हेस्ला और बॉर्न हाबर साइकिल, ये दोनों को हम इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेंगे। हेस्ला एंड बॉर्न हाबर साइकिल, इनको समझने के लिए हमें स्टेट फंक्शन की बात पहले कर लेनी चाहिए। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है जी कंडीशन ऑफ सिस्टम, और कंडीशन ऑफ सिस्टम से मेरी मुराद है कि अगर आपको किसी सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो आप कहते हैं कि आपको उस सिस्टम की कंडीशन पता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक कंटेनर में 1 मोल गैस रखी गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 एटमॉस्फेयर पर, और उसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया है, वो आ गया है 24 डेसीमीटर क्यूब, तो ये उसकी स्टेट है। अब स्टेट एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने के लिए आप कोई चीज तब्दील करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तब्दील करेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम तब्दील करेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर तब्दील करेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी, प्रेशर तब्दील करेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टेट चेंज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हमारा वो मकसद नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एक सिस्टम की एक स्टेट होती है, एक इनिशियल होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। अच्छा, अब होता यह है कि इनिशियल स्टेट से लिख लेते हैं, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आपने जाना है, सही जनाब। एक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टेट फंक्शन को वो कहता है कि इट इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम
अच्छा ये मैंने इतना बड़ा क्यों लिख दिया, इतना बड़ा लिखने की तो कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए लिख दिया कि अगर कोई ऐसा पैरामीटर है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं ना है, वो स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। मसलन जो हीट है ना, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हीट हमने डिफाइन किया था कि दो बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर की फर्क की वजह से फ्लो करने वाली एनर्जी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर, आप इन तीनों को अगर देखें, मान लें कि ये व्हाइट बोर्ड मेरी बॉडी से ठंडा है, तो जब मैं इस व्हाइट बोर्ड पर हाथ रखूंगा, एनर्जी मेरे से इस व्हाइट बोर्ड में जाएगी। हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, मैं यहाँ पे सोर्स का काम कर रहा हूं और ये बोर्ड क्या काम कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है। मान लें कि ये जो मार्कर है ये मेरे से भी ज्यादा हीट रखता है, यानी कि इसका टेम्परेचर मुझसे भी ज्यादा है। तो जब मैं मार्कर को पकड़ूंगा तो मार्कर सिंक सोर्स है, मैं सिंक हूं। अब मैं और इस व्हाइट बोर्ड को कंपेयर करें तो मैं सोर्स हूं, ये सिंक है। यानी कि मैं बैक वक्त एक जगह सोर्स का काम कर रहा हूं, एक जगह सिंक का काम कर रहा हूं, क्यू के लिए, हीट के लिए। अब क्यू जो है फिर वो मेरी प्रॉपर्टी तो ना हुई, क्यू तो डिपेंड कर रही है कि सामने वाले के पास क्या हालात हैं। अगर उसका टेम्परेचर मेरे से ज्यादा होगा तो मैं सिंक बन जाऊंगा, अगर मेरे से कम होगा तो मैं सोर्स बन जाऊंगा। यानी कि क्यू जो है वो सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिस्टम के पास क्यू है नहीं। सिस्टम के पास क्यू आएगा या क्यू जाएगा, इसका इन्हिसार किस बात पर है कि टेम्परेचर कितना है बॉडीज का। सही होगा जी बात। तो प्रॉपर्टी नहीं है क्यू, इसलिए क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। जो वैल्यूज है ना, जो भी स्टेट फंक्शन है, इट शुड हैव डेफिनेट इनिशियल वैल्यू एंड डेफिनेट फाइनल वैल्यू, एंड इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अच्छा, अब यहां से एक और बात हमें पता लगी। एक और चीज जो स्टेट फंक्शन नहीं है वो है वर्क। वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। अब वर्क स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क की कोई इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि वर्क जो है, वर्क कब होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या वर्क होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आप एक सिस्टम इस हालत में है, मान लें कि मेरे पास ये सिस्टम है और ये सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका प्रेशर जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स जी हाँ, एंथैल्पी जी हाँ, इंटरनल एनर्जी जी हाँ, इसका वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इसका वर्क कितना है? वर्क तो एबिलिटी टू डू होती है ना, वो तो काम करने की सलाहियत है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम चेंज करेंगे, पी लगाएंगे तो फिर वर्क होगा। वर्क तो करवाया जाता है या वर्क हो जाता है, लेकिन जब करवाया जाए या जब हो जाए उसके बाद जब ये चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन, तब तो इसके अंदर वर्क नहीं है। सही जी। वर्क फिर उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो नहीं होती। सही जनाब। इंटरनल एनर्जी की फाइनल वैल्यू होती। प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, फिर 2 एटमॉस्फेयर हो गया। टेम्परेचर पहले 25 था, फिर 50 हो गया। वॉल्यूम पहले 1 डेसीमीटर था, फिर 2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, 4 हो गए, 5 थे, 3 रह गए। इन सब की इनिशियल फाइनल वैल्यूज हैं, लेकिन जो वर्क है उसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात, वर्क पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। अलग अलग रास्तों से काम करवाएंगे तो वर्क अलग अलग तरह का होगा, इसलिए वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो मैंने जो लिखी है वो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है। स्टेट फंक्शन को एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, इसकी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, और इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसे पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यही इसकी खासियत है। एक मिसाल ले लें, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ किसी घर की, और मैंने उसके फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। अब मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है? ग्राउंड फ्लोर। मेरी फाइनल वैल्यू क्या है? फर्स्ट फ्लोर। मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, ये फासला है 12 फीट का। अब मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं,
या यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, या बाहर से ऊपर से हवाई जहाज पे से आके छलांग लगा सकता हूँ, या 55 रुपए किलोमीटर से चलने वाले हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आ सकता हूँ, मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाऊँ, मैं ज़मीन से फासला अपना देखता हूँ तो मेरा फासला इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो याद रख लें कि जो आल्टीट्यूड है, ज़मीन से ऊंचाई है, वो एक स्टेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी रखती है। सही है जनाब, वो क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है। तो अल्टीट्यूड क्या है जी, एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन कितने हैं नोट कर लेते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। अब ये बात तो लंबी होती जा रही है, असल में मुझे बात करनी है एंथैल्पी की। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। जब एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो एंथैल्पी फिर डिपेंड नहीं करेगी पाथ फॉलोड पर। यही तो असल बात है। हेस्ला क्या कहता है, उस तरफ आ जाते हैं। हेस्ला कहता है इफ ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस वाया मोर देन वन रूट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज विल बी द सेम। एनर्जी चेंज रहेगा जी सेम, यानी कि एक तरफ से जो एनर्जी चेंज आ रहा है और दूसरी तरफ से जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो बराबर होगा। एक मिसाल देखते हैं जनाब। पहले ये देखेंगे कि हेस्ला को आप इसकी मदद से एंथैल्पी निकालते कैसे हैं, इसको जरा समझते हैं। ये मिसाल आप देख लें। मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं NO2, 2NO2 बना रहे हैं। इस रिएक्शन की एंथैल्पी है 92 फॉर एग्जांपल, 92 है जी 92 है। दूसरी तरफ NO और O2 मिलकर भी 2NO2 बनाते हैं। यहां पर एंथैल्पी है -158। अब एग्जामिनर पूछता है कि बताएं कि N2 और O2 मिलकर जो NO बनने का रिएक्शन है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो है वो क्या है। ये सवाल पूछ लिया आपसे। अब हम मदद किसकी ले रहे हैं, हेस्ला की। हेस्ला की मदद लेते हैं। एक रिएक्शन एक रास्ते से हो रहा है, दूसरे रास्ते से हो रहा है, तो आप ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहता है। हेस्ला की मदद से आपको सवाल कैसे आने जी, ऐसे आने। इसमें क्या दिया गया होगा, रिएक्शन का एक पाथ दिया गया होगा, रिएक्शन का अल्टरनेट पाथ दिया गया होगा, आप दोनों को मिलाकर जवाब निकाल लेंगे। देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि जनाब रिएक्शन में सबसे पहले आप फाइंड आउट करें, फाइंड वन रूट, बी फाइंड alternate route, C equate delta H for both routes, D find the unknown। 4 स्टेप है जनाब। फाइंड दी अननोन ले जनाब। सबसे पहले हेस्ला की मदद से अगर आपको किसी अननोन डेल्टा एच को निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि रिएक्शन का एक तरीका क्या है होने का। देखें जनाब, ये 3 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन से मुझे पता लग रहा है कि नाइट्रोजन से NO2 बन सकता है अगर वो ऑक्सीजन से मिल जाए। अगर वो ऑक्सीजन से मिल जाए तो NO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन के होने का एक तरीका है। मैं इसके लिए इसे क्या देता हूं, डेल्टा H। मैंने एक रूट ढूंढ लिया। दूसरा स्टेप, मुझे अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ेगा। वो क्या है, पहले ये हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर NO बना दे, फिर ये NO मजीद ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बना दे। ये दूसरा रूट हो गया। फाइंड द अल्टरनेट रूट। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी को मैं डेल्टा H1 डेल्टा H2 कह रहा हूं। तीसरा मैंने क्या कहा फार्मूला, इक्वेट डेल्टा H फॉर बोथ रूट्स। मैं कहता हूं कि जितनी डेल्टा H पहले रूट की है उतनी डेल्टा H दूसरे रूट की होगी। क्यों होगी, क्योंकि हेस्ला के मुताबिक हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर रिएक्शन एक तरीके से हो या दूसरे तरीके से हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहता है। इसकी वजह यह है
कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे एक पाथ से रिएक्शन हो चाहे दूसरे पाथ से रिएक्शन हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहती है। आप गौर कर रहे हैं कि बात को हम ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मुश्किल है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है जी? 92 है। डेल्टा एच 1 की वैल्यू -158 है। डेल्टा एच 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जनाब मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो यहां से जवाब आ जाता है 250 बराबर है डेल्टा एच 2। तो ये आ गया जी डेल्टा एच 2 की वैल्यू। क्लियर हो गई जी बात? तो इस तरह से आप जवाब निकाल सकते हैं। अब इस बात को आगे लेकर चलते हैं, कुछ 3-4 न्यूमेरिकल देखते हैं, सवाल देखते हैं जिसमें हम इन्हीं रूट्स को और अल्टरनेट रूट्स को निकाल कर आपको जवाब करके दिखाएंगे, और एंड पर फिर देखना है हमने कि लैटिस एनर्जी कैसे काम करती है। आपके सामने ये कैलकुलेशन मौजूद है। अब मैं अगली एग्जाम्पल और उसके 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। आप जब मैं ऑप्शंस लिख लूं, क्वेश्चन लिख लूं, तो आपने ये करना है कि आपने अपनी जो वीडियो चल रही है उसे पॉज कर लेना है और खुद से एक रूट ढूंढना है और अल्टरनेट रूट ढूंढना है, और फिर देखना है कि क्या आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। जी जनाब, एक सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि पास पेपर का सवाल मिल रहा है जी हमें। वो कहता है कि ग्रेफाइट की कंबस्टन जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसकी डेल्टा एच वैल्यू है -393.7। इसी तरीके से डायमंड की कंबस्टन जो है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है -395.4 है जी एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, अब वो कहता है कि बताएं ग्रेफाइट से डायमंड की जो कन्वर्जन है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। ऑप्शंस जो यहां पर आए थे पेपर में वो थे 1.9, -1.9, +2.1, -2.1। सही जी, ये 4 ऑप्शंस थे। अब आप यहां पर ये करें कि ब्रेक लगा दें, स्टॉप करें, पॉज करें वीडियो को और इस सवाल को हल करें, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो हम इस सवाल को आगे हल कर रहे होंगे। जी, तो आपने उम्मीद है हल करके अब देखा होगा। हमारा काम क्या है कि हम रिएक्शन के होने का एक रूट ढूंढें। हमें नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट CO2 ही है, इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट CO2 ही है। तो हमें लग रहा है कि पहला रूट ये है कि ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हो ऑक्सीजन से मिलने पर। इस रिएक्शन की एंथैल्पी है डेल्टा एच। फिर ये हुआ हो सकता है कि ग्रेफाइट से पहले डायमंड बन गया हो और फिर डायमंड से ऑक्सीजन के साथ मिलने पर बन गई हो कार्बन डाइऑक्साइड। इस अल्टरनेट रूट की एंथैल्पीज को मैं डेल्टा H1 और डेल्टा H2 कह देता हूं। पहला काम क्या था? पहला रूट ढूंढें, वो मैंने ढूंढ लिया। दूसरा काम क्या था? अल्टरनेट रूट ढूंढें, वो मैंने ढूंढ लिया। फिर काम क्या था कि दोनों रूट्स की डेल्टा H को बराबर करार दे दें। ये नहीं जनाब, मैंने पहले रूट की डेल्टा एच और दूसरे रूट की डेल्टा एच को बराबर करार दे दिया, और अब मैंने वैल्यूज लगा लेनी है। डेल्टा एच की वैल्यू है -393.7, और इसके बाद आ जाएं डेल्टा H1 आ गया, वो मुझे नहीं पता। डेल्टा H2 की वैल्यू है -395.4, ये वैल्यू आ गई जनाब। अब उस माइनस को इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा, +395.4 -393.7, तो ये तकरीबन जनाब +1.9 के करीब जवाब आ जाता है। तो अल्फा ऑप्शन +1.9 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सही हो गई जी बात। इस तरीके से काम कर लेंगे आप। अच्छा, आगे चल पड़ते हैं जनाब। एक और सवाल देखना है, उस सवाल को भी ऐसे ही करेंगे हम। तो अब वो सवाल क्या है जी, देखें जरा। तो सवाल ये है कि आपके पास मौजूद है HCl, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है, बनाता है NaCl,
और वाटर, और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज है -57.4। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए -57.4 होता है। फिर वो कहता है एक और रिएक्शन ऐसे है कि अगर एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिले तो बनते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट और वाटर, और यहाँ पर डेल्टा H जो है वो है -55। वैल्यू क्या है जी? -55.2। यहाँ पे है -55.2। आपसे पूछ रहा है कि जो एसिटिक एसिड है ना जी, उसकी आयोनाइजेशन जो हो रही है इसकी एंथैल्पी चेंज आप हमें बताएं। अच्छा, यहाँ पर अब ऑप्शंस जो लगे हुए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस है हमारे पास -112.6 +2.1 -2.1 +10.3। अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए कि यहाँ पर हमें अल्टरनेट रूट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग फिर से काम करें, पॉज करें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं। तब तक मैं इसे हल करता हूं। जी जनाब, अब जरा गौर करें कि क्या हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने जो डायरेक्ट रूट सोचा है ना जी, वो देखें जरा क्या है। मैंने डायरेक्ट रूट ये सोचा है कि एसिटिक एसिड मिला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उसने बना दिया होगा साल्ट और वाटर। साल्ट से मुझे कोई गर्ज नहीं है। क्यों गर्ज नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि न्यूट्रलाइजेशन में ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके पानी बनाते हैं, बाकी सारे आयंस तो किसी काम में नहीं आते। तो पहला रास्ता क्या है कि ये वाला रिएक्शन हो, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर पानी बना दें। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H मुझे पता है। दूसरा रास्ता ये है कि एसिटिक एसिड पहले मुकम्मल आयोनाइज हो जाए, मुकम्मल आयोनाइज हो जाए और उससे बन जाएं H पॉजिटिव। सही जनाब, मुकम्मल आयोनाइज हो जाए। मुकम्मल आयोनाइज का मतलब है कि ये जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन बनाता है ये भी उतने ही आयन बना ले। अब फिर ये हो कि ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिले और पानी बन जाए। सही है, बात समझे आप? पहले क्या था? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एंथैल्पी चेंज आ रही थी -55। हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन में एसीटेट या सोडियम या क्लोराइड कोई किरदार अदा नहीं करते, सिर्फ एक रिएक्शन होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके पानी बनाते हैं। या तो एसिटिक एसिड से पानी बन जाए, वैल्यू कितनी है? -55.2, या फिर एसिटिक एसिड से पहले सारा का सारा वो आयोनाइज हो जाए और फिर वो आयोनाइज होके इस रिएक्शन के तहत H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर पानी बना दें। और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू मुझे पता है, वो कितनी है? -57.4। यहाँ पर वैल्यू है -55.2। ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब पहला काम वन रूट, वो मैंने ढूंढा, मुश्किल था लेकिन मैंने ढूंढ लिया इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। अल्टरनेट रूट ये रहा। अब तीसरा काम क्या है? इक्वेट कर दें वैल्यूज, डायरेक्ट रूट की वैल्यू और इनडायरेक्ट रूट की वैल्यू को इक्वेट करें। डेल्टा H की वैल्यू -55.2, डेल्टा H1 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, डेल्टा H2 की वैल्यू -57.4। जवाब आ रहा है +2.1। तो जनाब ये आ गई वैल्यू +2.1 किलो जूल पर मोल। देखा आपने कि किस तरह ये सवाल हल हो सकता है। अच्छा, अब यहां से आगे चलते हैं। हमें ये भी पता लगा है कि जो ला है ना हेस्ला, उसके फवायद हैं। हेस्ला ना असल में उन तमाम जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर इनकम्प्लीट रिएक्शंस होंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शंस। सही जी। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो उनकी एंथैल्पी को निकालने के लिए हेस्ला इस्तेमाल होगा।
हेस लॉ इस्तेमाल होगा फॉर कंपीटिंग रिएक्शंस, जैसा कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। अच्छा, हेस लॉ इस्तेमाल होता है ऐसे रिएक्शंस के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसे कि अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया कभी भी 100% नहीं बनती, इसलिए उसकी अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो इस तरह निकलेगी। लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन से, लैटिस एनर्जी क्या होती है, गैसियस आइंस से सॉलिड क्रिस्टल बनने का रिएक्शन ये करवाया नहीं जा सकता क्योंकि गैसियस आइंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो भी हेस लॉ की मदद से ही की जाती है। ये चारों लिखने का मकसद ये है कि इवन आपको 4 ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें वो कहेगा कि इनमें से कौन से टाइप के रिएक्शन के लिए हेस लॉ एप्लीकेबल नहीं है या बॉर्न-हार्बर साइकिल एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ ही ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ जी। अब मैं एक सैंपल कैलकुलेशन फॉर सोडियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, किताब में लिखी है, आपने और तरीकों से भी की होगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि एक बारी मैं कर दूँ, तो अगर किसी को ना आती हो तो वो क्लियर कर ले, समझ ले उस बात को। वैसे हमारा टॉपिक जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है जी। मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स हमने डिस्कस कर ली हैं और कोई बात अगर रह गई होगी, वैसे ऐसा है नहीं, कुछ भी रह नहीं गया, तो वो हम देख लेंगे। एक बात बस यहाँ पर डिस्कस करने वाली है, वो है कि आप नापते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हेस लॉ के हवाले से, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जी, तो वो ज़रा नोट कर लें। अच्छा, हेस लॉ के मुताबिक सबसे पहले सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस अगर मिल जाए तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगी। इसको देखें आप तो ये डेफिनेशन बन रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने कहा था is the amount of energy evolved or absorbed when 1 mole of a substance is produced from reactant under standard conditions। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी वैल्यू है -411। ये सोडियम क्लोराइड के बनने का पहला रूट है। सोडियम क्लोराइड के बनने का एक अल्टरनेट रूट भी हो सकता है और वो ये है कि सबसे पहले सोडियम जो सॉलिड है उसे आप एनर्जी दें और वो सोडियम गैस बन जाए। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी है 108, प्लस में वैल्यू है। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सोडियम। फिर ये सोडियम जो गैस है ये चली जाए सोडियम आइंस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। Amount of energy required to release an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी वैल्यू सोडियम के लिए +495 होती है। दूसरी तरफ क्लोरीन गैस जो है उससे क्लोरीन एटम बन जाए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम द एलिमेंट, इसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं और क्लोरीन के लिए इसकी वैल्यू +121 होती है। फिर क्लोरीन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बना दे, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन -349। इन सबको ऐड कर लें यहीं पर, ये -376 आता है, सॉरी ये वैल्यू आएगी +376। अब यहाँ इन सबको ऐड करेंगे ना जी, तो ऐड करने से आप देखेंगे Cl से कट जाता है, सोडियम गैस से कट जाती है, इलेक्ट्रॉन से कट जाता है, तो ये बचता है सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस से बन रहे हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और एनर्जी चेंज कितना आ गया 376। अब ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है ये बना देंगे सोडियम आयन
और क्लोराइड आयन से बन जाएगा NaCl सॉलिड, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाली एनर्जी है लैटिस एनर्जी। मैंने कहा था कि इसकी एनर्जी आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल, तो इसलिए आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? आप कहेंगे कि पहले रूट की एंथैल्पी डेल्टा H, अल्टरनेट रूट की एंथैल्पी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H लैटिस। डेल्टा H की वैल्यू है -411, ये रही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी वैल्यू है +376 प्लस डेल्टा HL -411 -376 इज इक्वल टू -787 एंथैल्पी लैटिस एनर्जी, लैटिस ऑफ फॉर्मेशन। सही जी, मैं ये क्लियर कर दूं कि ये लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये माइनस में आई है। अब यहाँ से आपको सवाल कैसे आ सकते हैं? आपको पूछा जा सकता है कि सोडियम की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, एटोमाइजेशन कितनी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, एंड लैटिस एनर्जी जो है ना, इसको भी किताब में अगर आप पढ़ें तो वो लिखता है कि लैटिस एनर्जी इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस फ्रॉम गैसियस आयंस। सही जी, तो लैटिस एनर्जी को भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम गैसियस आयंस कहा जा सकता है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट, उसे खाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लैटिस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम गैसियस आयंस कह सकते हैं। इसकी वैल्यू -787, उसकी वैल्यू -411। जिस तरह इसकी वैल्यू आई है, एक्सरसाइज में जाएंगे पोटाशियम ब्रोमाइड के लिए भी वैल्यूज पूछी गई हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी बुक ले लें किसी भी कंपनी की, उसमें लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन के 1-2 सवाल होते हैं। आप उन कैलकुलेशंस को कर कर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा मामला। आखिर में जाते जाते ये क्लियर करता चलूं कि आप एंथैल्पी को नापने के लिए 2 कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। एक कैलोरीमीटर का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर और एक का नाम है ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाली जा रही है। बॉम्ब कैलोरीमीटर से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड निकाली जा रही है, फ्यूल निकाली जा रही है। दोनों में जो फार्मूला है MS डेल्टा T ही है। S यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट, सही जी, जाउल पर केल्विन पर ग्राम या पर किलोग्राम में इसकी वैल्यू होती है। और अगर MS को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है ना वो जाउल पर केल्विन या किलो जाउल पर केल्विन होता है, इसमें क्वांटिटी नहीं होती। यानी कि अगर आपने पर ग्राम निकाली तो वो स्पेसिफिक हीट होगी, पर किलोग्राम निकाली वो स्पेसिफिक हीट होगी। लेकिन अगर आपने मैस की बात ना की फार्मूले में तो फिर वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो MS डेल्टा T और ये C डेल्टा T। ये भी याद रहे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहा है, ग्लास कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है। बाकी बॉम्ब कैलोरीमीटर की वर्किंग एक बार किताब से देख लेनी है आपने। इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इसके साथ ही हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आपने देखा कि हमें 2 फुल फ्लेज लेक्चर लगे, उसके बाद भी बातें जो हैं वो थोड़ी हमें वाइंड अप करनी पड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बातें यहाँ पर थी, टाइम ज़्यादा लगना ही था, लेकिन हमने टाइम पीछे जो बचाया था वो उसका हमें फ़ायदा होना ही था, तो वो हमने आज लगा लिया। अभी इस चैप्टर के बारे में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सवाल आपकी इस चैप्टर से मेरा ऐसा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपका सवाल गलत होगा तो वो इस हिस्से से होगा, ना सिर्फ इससे बल्कि रिएक्शन काइनेटिक्स से। तो यहाँ से आपका सवाल गलत होने का मुझे पर्सनल तौर पे जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो इसीलिए, और इसीलिए इस हिस्से को हमने ज़्यादा डिटेल में, मुझे लगता है कि मैंने तो ऐसे पढ़ाया जैसे FSC में पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ को एलैबोरेट करके डिटेल डाल डाल के बताया है। और उसकी वजह मैं फिर कहूँगा ये है कि इस हिस्से से आपका जवाब गलत होने के इम्कान मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बाकी हिस्से आप ठीक कर जाते हैं, अक्सर लोग पास्ट एक्सपीरियंस ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सवाल गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने डिटेल बता दी। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो हमने टाइमिंग सेट की हुई है जी 9:30 से 10 बजे तक। अपने सवालों के साथ रेडी रहें, जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं पूछें और उनका हम जवाब साथ ही दे देते हैं वॉइस रिकॉर्ड करके।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी। अगली बारी मिलेंगे जी रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।